डिबेट मैंने 2016 में शुरू की, तकरीर मैंने 2014 में शुरू की। मुसलसल मुस्तकिल तौर पर राब्ते में रहने लगा और जो मेरे अंदर ख़ामियाँ थीं उसको मैंने रिकवर करने की कोशिश की, साथ ही साथ उनसे टिप्स लेता रहा, पॉइंट्स लेता रहा और फिर उसके बाद आज 2021 में जो है वो मकाम अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं मतलब लोगों के काम आने वाला बनूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने वो दोनों चीज़ें ही जो है वो मुमकिन करवा दी ज़िंदगी में और बहुत ही कम उम्र में जो है ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं तो इसी तरह हम अपने मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। तो मुल्क के निज़ाम में भी कुछ इस तरह की बेहतरी लाने के लिए अब मैं सोचता हूँ कि काम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। शार्ट टाइम्स के एक ग्रैंड एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूं। इस एपिसोड को ग्रैंड होने की वजह यह है कि आज मेरे साथ औरंगी टाउन के आइकॉनिक ग्रैंड पर्सनैलिटी तला आलम साहब मौजूद हैं आज के शो में। और जिस प्लेटफॉर्म पर हम मौजूद हैं वो प्लेटफॉर्म है लीड एकेडमी, क्योंकि लीड एकेडमी सर वसीम ने हमें स्पॉन्सर्ड किया है इस शो को। आज तला आलम साहब भी सर वसीम की वजह से हमारे शो में आए हैं और इनके कीमती वक्त में से सर आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और सुनाएं आजकल की मसरूफियात क्या है आपकी? आजकल कोई मसरूफियत नहीं, आजकल मैं फ़ारिग हूँ। आजकल तला आलम भाई बिल्कुल फ़ारिग हैं। अगर तला आलम की बात की जाए तो औरंगी टाउन मतलब तला आलम साहब जो हैं अपने औरंगी टाउन से लेकर पूरे पाकिस्तान में अपनी डिबेट, अपनी आवाज़, अपनी तकरीर की वजह से छाएं। सर पहला सवाल आपसे ये कि तला आलम से लेकर तला आलम डिबेटर का सफ़र कैसा रहा और कभी सोचा था कि आज जिस लेवल पर मैं बैठा हूँ ये लेवल अल्लाह ताला देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डिबेट जो है वो शुरू हुआ इस तरह से कि हमारे कोचिंग के सर थे, इमरान सर आप जानते होंगे, तो नबील सर, उन्होंने इन सब ने मिलके एक इवेंट करवाया था। तो उस इवेंट में तकरीरी मुकाबला जो है वो हो रहा था। तो वहाँ पे फिर मुझसे कहा गया कि आप जो है वो स्पीच कंपटीशन में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करें। फिर मैं अपने स्कूल गया, वहाँ मैंने अपनी मैडम से कहा कि वो मैं तकरीर करना चाहता हूँ। तो वहाँ से अप्रूवल मिला। फिर उसके बाद तकरीर की तैयारी भी जो है वो हमारे टीचर्स की तरफ से करवाई गई, सर ने तैयारी करवाई और मैंने पहली स्पीच की। जब मैंने पहली स्पीच की तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों की तरफ से वो रिमार्क्स आना शुरू हुए, जिसके बाद मैंने फिर इस चीज़ को कंटिन्यू किया अपनी एजुकेशन के साथ। हालांकि बहुत मुश्किल था कि आप तालीमी सफ़र भी बेहतर अंदाज से जारी रख सकें और साथ ही साथ आप जो है वो डिबेट्स को भी कंटिन्यू करें, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, असातिज़ा की रहबरी, उनकी रहनुमाई थी साथ और वालिदैन की दुआएं थीं, जिसकी वजह से आज ये सफ़र जो है वो मुमकिन हुआ। तो ये बुनियादी मैं समझता हूँ कि वजह है और ओरिजिन है डिबेट शुरू होने का। पहले तो मैंने तकरीरें शुरू की, फिर उसके बाद डेक्लेमेशन की तरफ आया। डिबेट मैंने 2016 में शुरू की, तकरीर मैंने 2014 में शुरू की और फिर डिबेट में जो है वो एक डिबेटर थे नदीमुर रशीद, उनके साथ मैं मतलब यूँ समझिए कि उनके साथ मैं लगा रहा। तो उनकी किताब भी आई फिर मार्केट में, अब दूसरी किताब भी आने वाली है। तो उन्होंने मुझे डिबेट्स के हवाले से बताया, फिर मेरा अपना शौक़ बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। तो जितने भी उस्ताद थे इस फ़न के, जैसे सर आबिद अली उमंग हैं, सर इदरीस गाज़ी हैं, रिजवान जैदी हैं, मैं सबसे मुसलसल मुस्तकिल तौर पर राब्ते में रहने लगा और जो मेरे अंदर ख़ामियाँ थीं उसको मैंने रिकवर करने की कोशिश की, साथ ही साथ उनसे टिप्स लेता रहा, पॉइंट्स लेता रहा और फिर उसके बाद आज 2021 में जो है वो मकाम अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत ही मतलब यूँ समझिए कि शॉर्ट वे में आपको बताया है। इसके दरमियान तकरीबन 2014 से लेकर आज 2021 कितने साल हो गए? तकरीबन 6 साल, हाँ 7वां साल चल रहा है। तो ये है पूरा। वैसे अगर मैं बात करता हूँ, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो बचपन में क्रिकेटर बने, किसी की फुटबॉलर, कोई एक्टर, कोई सिंगर। ये तला आलम की कैसे विश हो गई कि तला आलम डिबेटर ही बनना चाहता था या कुछ और भी पैशनेट है आपके अंदर? यार देखिए, असल में जो बच्चा है ना आपके अंदर का, तो वो मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ चीज़ें सोचता है। लेकिन मैं जो है मैं सोचता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है कि मशहूर आदमी बनूं।
और दूसरी चीज़ जो मैं सोचता था कि मैं मतलब लोगों के काम आने वाला बनूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने वो दोनों चीज़ें ही जो है वो मुमकिन करवा दी ज़िंदगी में, और बहुत ही कम उम्र में जो है ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, तो इसी तरह हम अपने मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। तो मुल्क के निज़ाम में भी कुछ इस तरह की बेहतरी लाने के लिए अब मैं सोचता हूँ कि काम किया जाए। तो भाई तला भाई की आपने बात सुनी। तला भाई, मेरा सवाल ये था कि तला आलम डिबेटर तो है, साथ साथ क्या तला आलम को किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? मैं बहुत बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ। असल में यार अच्छी और कि ये इसको ज़रा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये जब आदमी बोलता है ना की का और ये सारी चीज़ें, तो ये तो हमारे गुफ्तगू का हुस्न है, हमारी पहचान है। तो मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था या अच्छी क्रिकेट खेलता था। दरअसल बताना मकसद ये है कि मैं क्रिकेट खेलता था और क्लास 5-6 से जो है मैं क्रिकेट खेलते और अभी भी मैं खेलता हूँ। हर हफ्ते जो है, अभी मैं सदर में रहता हूँ तो नश्तर पार्क में हर हफ्ते जो है मैं जाके क्रिकेट खेलता हूँ, और बाज़ औक़ात हफ्ते में 2 मरतबा भी जो है वो सुबह के वक्त होते हैं। अभी तो मुहर्रम का महीना है तो लिहाजा अभी हम नहीं वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन यह है कि मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया हुआ है और प्रॉपर मतलब यूँ समझिए कि अपनी ज़िंदगी में सेगमेंट्स बनाए हुए हैं जिसको मैं इंजॉय भी करता हूँ, और साथ ही साथ जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो उसको पूरा भी करता हूँ। अच्छा, तला आलम की बात सुनी आपने, तला आलम से गुफ्तगू जारी है। अच्छा, लोग और मेरी अपनी परसेप्शन भी जो है ना, तला भाई को मैं टीवी पे अक्सर औकात देखता रहता हूँ। लोग जो है तला आलम भाई को खड़ूस समझते हैं, इन शॉर्ट, क्योंकि आपके फेस पे एक रोबदार डिबेटर वाला रोब है, ठीक है। तो तला भाई, ये बनाते हैं आप ये खड़ूस फेस, या बेसिकली बचपन से ही अपना मिजाज ही ऐसा है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वो लोग कौन हैं? वो लोग अभी देख रहे हैं, उसमें से एक हमारे वसीम भाई भी हैं जो कि देख रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वसीम भाई जो है ना, वसीम भाई अगर वो देख रहे हैं मुझे, तो वसीम भाई के साथ मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल रखना पड़ता है, वरना बात बहुत आगे तक निकल जाती है। तो ये मेरी मजबूरी है। सिर्फ वसीम भाई के साथ या सर पूरी पब्लिक के साथ? असल में यार पब्लिक के साथ भी बाज़ औक़ात आपको जो है ना ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन है, जब आप दोस्त हैं तो फिर दोस्ताना माहौल में सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चल रही होती हैं। मेरा ताल्लुक़ जो है वो शोबे तालीम से भी था, अभी भी है। तो मैं पहले पढ़ाता भी था, तो जब आप टीचर बन गए तो फिर अगर कोई आपसे फ्री होने की कोशिश कर रहा है तो फिर हम कोशिश करते थे कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें। और इसके अलावा तो मेरा अभी फ़िलहाल कहीं वास्ता नहीं पड़ा। हाँ, डिबेट्स में जो है वो डिबेटर्स मुझसे रब्ता करते हैं, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा मतलब ये है कि सीरियसनेस का मुजाहरा करता हूँ। उसकी वजह है, बहुत सारी वजूहात है, अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता भी दूँगा। बता दें, पब्लिक जानना चाहती है इसकी वजह। यार देखिए, फ्री जब इंसान होता है ना, या किसी को फ्री करवाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तो गैप भी ख़त्म हो जाता है, और फिर उसके साथ ही साथ जो है वो इज़्ज़त का ग्राफ भी डाउन हो जाता है, और फिर बहुत सारी ऐसी, जाहिर सी बात है इंसान ख़ता का पुतला है, तो फिर आपकी जो इज़्ज़त है ना, देखिए इज़्ज़त बनाने में वक्त लगता है। अब ये 6-7 साल का जो अरसा है, इसमें हमने बहुत जगह धक्के भी खाए, बहुत जगह ख्वारी भी हुई, बहुत जगह बूस्टअप भी मिला, लेकिन यह है कि ये सारी इज़्ज़त जो है ना, किसी एक स्क्रीनशॉट की अगर भीड़ चढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है आपकी ज़िंदगी का, या किसी एक वॉइस मैसेज की भीड़ चढ़ जाए तो, या किसी सेल्फ़ी की भीड़ चढ़ जाए, तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। फिर ये है कि मुझे बाज़ लोग समझते हैं कि मैं बहुत मजहबी भी हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं गुनाहगार आदमी, कोई मजहबी आदमी हूँ नहीं, लेकिन ये है कि चेहरे पे दाढ़ी है तो आम आदमी कहता है कि देखो यार, दाढ़ी रख के जो है वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो हमें इस चीज़ की भी जो है ना, इस चीज़ का ख्याल भी रखना था, क्योंकि फिर वो नबी की सुन्नत पे बात उठती है तो फिर बहुत आगे बात चली जाती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ़ लोग हैं, या हम जो है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम भी चाहें। जी जनाब, तला भाई की आपने बातें सुनी। तला भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई कि आप ज़िंदगी के किसी भी स्टेप पे चले जाएं, अल्लाह ताला का हर जगह करम नवाजी है और उनका शुक्र अदा हमेशा करना चाहिए। तो तला भाई, अब मैं आता हूँ कि भाई हर इंसान के अंदर ख्वाहिश होती है कि वो टीवी पर आए। आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई, और ज़िंदगी में वो कौन सा दिन था जब आप पहली दफ़ा टीवी पर आए? हर इंसान के अंदर तो ख्वाहिश नहीं होती। मेरी ख्वाहिश है, और भी मेरी जो मतलब सर्कल में लोग हैं उन सब की ख्वाहिश है, इवन कि मेरा कैमरामैन है उसकी भी ख्वाहिश है। तो ये अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, तो मैं आपको भी टीवी पे ले जाऊंगा। और टीवी पे मेरे ख्याल में आप गाना वाना भी गाते हैं? नहीं, गाना मैं नहीं गाता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो भी गाते हैं, और मेरा कैमरामैन है वो बहुत अच्छा डांस करता है।
तो डांस के हवाले से तो मैं फ़िलहाल कोई अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा, क्योंकि चैनल का सेट जो है वो बहुत महंगा होता है। बहरहाल मैं गाने के हवाले से जो है वो आपके दोस्त हैं जो भी, मैं होस्ट बड़ा अच्छा कर सकता हूँ। आपको होस्ट के हवाले से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कोई इस तरह का सेगमेंट आपको चैनल पे जो है वो मिल जाए। दुआ भी करूँगा और साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा। और कभी इस तरह अभी जैसे तो 14 अगस्त का सीज़न चल रहा है, तो अभी तो मैं आज भी एक चैनल पे रिकॉर्ड करवा के आया हूँ, परसों भी था और उससे पहले बोल पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहली दफ़ा तला भाई, पहली दफ़ा का अच्छा, हाँ सॉरी, मैं सवाल फ्लैश कर गया आपका यार, वो ख्वाहिश की बात आ गई ना, तो वो उस तरफ निकल गए। पहली मरतबा मैं PTV पे गया था, PTV पे ऑडिशन हुआ था। तो वहाँ जाके आगा शिराजी साहब जो हैं वहाँ के जज थे, ऑडिशन उन्होंने लिया, मुझे सेलेक्ट किया और फिर हमने जो है वो 14 अगस्त का महीना था, तो मैंने जा कर के 14 अगस्त पे स्पीच की PTV पे। फिर उसके बाद से जो है ना ये सिलसिला अब तक जारी है। तो पहली दफ़ा जब मैं चैनल पर गया था तो मैं भी यही समझता हूँ कि उसमें भी मैंने मतलब ये है कि अपनी तकरीर सही तरह से लिखवा कर, उसमें फिर सुना कर, बॉडी लैंग्वेज और सारी चीज़ों को अपने टीचर को दिखाने के बाद फिर मैं जो है वो चैनल पे गया और फिर उसके बाद अब ये सिलसिला यहाँ तक पहुँच चुका है। तो फिर दोबारा से हम जो है वो अपने, तो ये सिलसिला था भाई तला भाई का। तला भाई, आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन है आपकी ज़िंदगी के अंदर? कोई एक आदमी तो फेवरेट नहीं है मेरे लिए। अब मैं किसी एक का नाम ले लूँगा तो फिर मैं खुद सोच रहा हूँ यार उसका नाम क्यों लिया, और ये सवाल ऐसा है कि इसके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार भी नहीं था। कभी मैंने फेवरेट किसी को वो समझा नहीं। हाँ, पसंद करता हूँ। कोई एक तो होगा ना जिसको आप फॉलो करते हो, जो जिससे आपकी अट्रैक्शन होती हो, भले वो माँ बाप क्यों ना हो। अट्रैक्शन लड़कियों से होती है आमतौर पे, लड़कों को, और है मुझे भी बहुत सारी लड़कियों को देख के अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन ये है कि फॉलो हम फ़िलहाल ये है कि देख लेते हैं, जो चीज़ अच्छी होती है जिस इंसान की भी होती है उसको फॉलो कर लिया जाता है। कोई सिलेक्टेड पर्सन नहीं है अभी फिलहाल? कोई फ़िलहाल सिलेक्ट किसी को नहीं किया कि इसी को माई बाप मान लेना, ऐसा नहीं है फ़िलहाल। तो चले अट्रैक्शन की बात जब तला भाई ने कर दी है तो थोड़ा सा हम आते हैं तला भाई की खुशहाली वाली ज़िंदगी की तरफ। तला भाई, कभी प्यार हुआ ज़िंदगी में? यार देखिए, जिस यार इंसान, अब वो वाली टोपी नहीं घुमाइएगा कि प्यार तो हर किसी से करते हैं, माँ बाप से भी करें। मैं बात आप समझ गए मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। मैं शराफत का सबक बयान नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे पता है कि आप जिस प्यार के हवाले से पूछ रहे हैं उसी पे मैं जवाब दे देता हूँ कि ये हर इंसान को होता है, और ऐसी बात नहीं है कि कोई इंसान ऐसा हो जिसको हो ही नहीं। तो हुआ, वो अभी भी साथ है? नहीं देखिए, प्यार जो है ना वो ऐसा था कि हम लोग दिल फेंक आशिक थे। तो वो किसी को भी देखा तो हाँ सोच लिया कि हाँ ठीक है। डिबेटर जो होते हैं वो शायर भी होते हैं बेसिकली, जिस तरह की पोट्री मारते हैं अपनी महबूबा के लिए, जो अभी है साथ या नहीं, पहले ये इस पे आए। यार देखिए, अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा मामला नहीं है, ठीक है। पहले था? पहले भी नहीं था, हाँ, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ आप जो समझिए कि शॉर्ट पीरियड के लिए टेम्पररी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है हर इंसान के साथ, लेकिन फिर हिदायत मिल जाती है। तो तला भाई को अभी हिदायत मिल गई है। अच्छा तला भाई, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आना, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना, उसके बाद मुख्तलिफ़ लोगों के बाद मेरे ख़्याल में आपकी फ़ैन्स के अंदर लड़कियां भी होंगी, ठीक है? कभी उन्होंने प्रपोज़ किया है शादी के लिए? ये जो चैनल आपका चल रहा है तो ये कहाँ तक अभी ये लोग देखते हैं, ये मतलब? बिल्कुल बहुत सारे लोग देखते हैं। आज आप आ गए तो आज डबल लोग देखेंगे। यार देखिए, एक दफ़ा हुआ था तो उसमें ये है कि फिर हमने बड़ी ही सोच विचार के साथ यही फ़ैसला किया कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, और ये काफ़ी पहले की बात है। तो अब फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक सीरियस बात बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हैं कि ख्वाह वो लड़कियां हों या लड़के हों, क्योंकि उमूमन मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं, आके बता रहे होते लोग कि फ़लाँ लड़की थी और उसके साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फिर उसने सुबह बताया कि वो असल में मैं कल शाम में सो रही थी तो फुप्पू आई, उन्होंने अंगूठी पहना दिया और अब तुम कोई दूसरी देख लो और तुम्हें बहुत अच्छी मिल सकती है, यू डिज़र्व बेटर देन मी। तो इस तरह का लारा लप्पा दे दिया जाता है, तो फिर वो बेचारा जो है वो मतलब अपनी दुनिया ही में नहीं होता है। तो मैं यही कहता हूँ, या फिर लड़कियाँ हैं वो
अभी एक रिसेंट केस आया था, तो लड़कियां कह रही होती है कि उसने तो मुझे आसरा दिया हुआ था कि हम शादी करेंगे और बच्चों के नाम भी सोच लिए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि अब वो बोलता है कि नहीं ऐसा है कि मुझे अभी अपना करियर बनाना है और अभी तुम्हारी शादी तो जल्दी हो जाएगी। ये सब बोल बचन माशरे में चल रहा होता है। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ होता है या कोई लड़की आपको आके बोले या कोई लड़का आके आपको बोले, तो आपने अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त भी रखनी है। तो आपने उस वक्त मामला बड़ा सीरियस कर लेना। आपने कहना कि अगर कोई इस तरह का मामला है तो आप वाकई अगर सीरियस हैं, तो अगर आप लड़की सीरियस है तो आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, अगर लड़का सीरियस है तो आप उसको कहें कि अगर आप मर्द हैं तो फिर आप प्रॉपर जो एक तरीका है उसके मुताबिक आप रिश्ता भेज दें और फिर उसके बाद जो पेरेंट्स ने डिसाइड करना होगा। वरना हम मोबाइल पे बात करते रहें, मैसेज पे बात करते रहें और आप मुझसे पूछे कि खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, वो कौन आया, तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, अगर तुम बुर्का नहीं पहनोगी तो मैं हेलमेट के बगैर बाइक चलाऊंगा, ये सारा फिर करने के बाद जब दिल भर जाता है तो फिर ये है कि सारी मुश्किलें हटा दूसरी बच्ची पटा वाला मामला। बेसिकली ये उन नॉन मैच्योर अनमैच्योर लोगों के लिए बात है जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छोटे बच्चे होते हैं, 9-10 में अपनी आशिकी के चक्कर में हाथ काट लेते हैं। मतलब हम तो इन एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। तला भाई ने ये सारी बातें उनके लिए बताई हैं। है दिल रिश्ता भेज दें प्रॉपर तरीके से, यही है तला भाई। बिल्कुल, आप ऐसा नहीं हो कि वो मेरे पास ही अभी रिश्ता आना शुरू हो जाए आपके चेहरे को देखते हैं। बहरहाल अभी आप बहुत पीछे चलना, आपने आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और 9 मैट्रिक के बच्चे नहीं, अब तो वो 3-4 के बच्चे भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए और उसमें बहुत सारा मतलब यूँ समझिए कि जहनी एतबार से भी अब वो चेंजिंग आ रही है हमारे माशरे में कि हमारे बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं, अब हम बैठ के जो है वो फैमिली के साथ नहीं देख सकते बदकिस्मती से। तो ये वजह है बिगाड़ का। तो अच्छा तला भाई, अब मैं आता हूँ। तला भाई, जब इंसान ऊंचाई पर जाता है, फेमस होता जाता है, ठीक है, उसकी एक शख्सियत बन जाती है, ठीक है, मोहब्बत करने वाले भी होते हैं लेकिन साथ साथ कुछ नफ़रत करने वाले लोग भी होते हैं, ठीक है, हेटर्स लाजमी होते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ हेटर्स आए, कभी सामना हुआ हेटर्स से? हेटर तो मेरे सामने खुल के किसी ने हेट नहीं किया। कभी भी फील नहीं हुआ आपकी मतलब पोस्ट पर, फेसबुक पर जिसने आपको डिसलाइक किया हो? कभी ज़िंदगी में ऐसा मवाद आया हो आपके सामने? यार असल में मैं इस चीज़ को इतना नोट नहीं करता हूँ कि कौन लाइक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बाज़ वक़्त ऐसा भी अब हमारे यहाँ इतना एहसास कमतरी पैदा हो गया लोगों के अंदर कि वो मैसेज कर रहे होते हैं कि मेरी तस्वीर को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो अगर इंसान इन तमाम चीज़ों में चले जाएगा ना कि कौन लाइक कर रहा है, कौन हर्ट कर रहा है, कौन हर्ट दे रहा है, कौन हा रिएक्ट कर रहा है, तो फिर ये है कि आप आगे नहीं जा सकते। आप इसी टेंशन में रहेंगे कि मैं तो आज बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी लग रही थी, मगर तस्वीर में सिर्फ 15 लाइक है, तो इसकी क्या वजह है? तो फिर आप सोचते सोचते जो है वो फिर आप कमज़ोर भी हो जाएंगे ज़हनी तौर पे। तो इस पे मैं फिर फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब इन शॉर्ट भाई, इन सारे फजूल चक्करों से हटकर अपने फ्यूचर पर फोकस करें, ऐसा ही है? मतलब इग्नोर, जो हेटर्स आते हैं उनको इग्नोर करें? नहीं, फ्यूचर पे फोकस करने से पहले प्रेजेंट पे फोकस करें। जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं आप हाल में जिए। हम लोग तो ऐसा है कि हम लोग या तो माजी में जी रहे होते हैं या तो मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं कि कल क्या होगा या 10 साल के बाद क्या होगा, ये करना है वो करना है, ये ऐसा हो गया। अभी हम जिस चीज़ में जिस वक्त में ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसको पहले हमें फ़ील करना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। और फिर ये है कि साथ ही साथ जब आपका प्रेजेंट बेहतर होगा तो मैं नहीं समझता कि आपका फ्यूचर बुरा होगा। अच्छा तला भाई, जिस प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हैं, जब मैंने टॉपिक हेट का स्टार्ट कर दिया है, माशाल्लाह से लीड एकेडमी आप भी जानते हैं, सर वसीम आपके काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, ठीक है। सर वसीम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब छाए हुए हैं, हर तरफ लीड एकेडमी आया हुआ है। तो सर वसीम के पोस्ट को, सर वसीम के पेजेस को इन शॉर्ट के मतलब कुछ हेटर्स जो हैं वो गंदा कर रहे हैं, इनकी मार्केटिंग को ख़राब कर रहे हैं। इस हवाले से आपका क्या प्रीव्यू है? क्योंकि ये चीज़ें जो है अभी आपके सामने स्क्रीनशॉट के तौर पर मेरे स्क्रीन पर भी मौजूद है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ तला भाई उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे, उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं एक एजुकेशन सेंटर के लिए? देखिए, 2 बातें जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमने सियासतदानों को देखा कि वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अपने ऊपर ख़ुद से ही गोली चलवा लेते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ लोग मार्केटिंग के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा अपनी जो है वो साख को गिरवा देते हैं। जैसे बहुत सारे एड्स आते हैं कि जिसमें जो है वो बेहुदा किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, आप पूरा सोशल मीडिया उसी पर डिस्कशन कर रहा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और लेकिन वो कंपनी बहुत आगे चली जाती है।
तो मुझे तो पहले ये लगता था कि इसके पीछे सर वसीम ही है, वो अपनी 4-5 आईडी बना करके जो है वो अपने आप को मशहूर कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब नाज़ेबा चीज़ें आने लगी तो फिर मैंने कहा कि एक उस्ताद कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि वो गैर अखलाकी और बेहुदा किस्म की तस्वीरें जो है वो अपने नाम के साथ जोड़े। जो शख्स तालीम के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है वो बेहाई को कभी फ़रोग़ नहीं दे सकता। तो बहरहाल जो लोग भी ये कर रहे हैं तो वो हसद कर रहे हैं, और हसद के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमारा मज़हब, हमारा कुरान भी यही कहता है कि हासिदिन जो है वो अपने लिए ख़ुद ही अपने दुश्मन है ना, वो अंदर से ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो जो लोग हसद कर रहे हैं तो इससे एक चीज़ ये है कि सर वसीम की परेशानी में इजाफा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके हौसले बढ़ जाने चाहिए कि उनके काम पे तनकीद हो रही है। देखिए, तनकीद होना बाज़ औक़ात जो है वो पॉजिटिव वे में भी लिया जाता है कि आपके काम पे अगर तनकीद हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो लोग आपको जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बाकी ये है कि लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनके कोचिंग सेंटर के साथ जो है वो कुछ इस तरह के बेहुदा हरकत और सकनात सोशल मीडिया पे करने लगें जिससे तालीमी इदारा बदनाम हो, ठीक है। और जो हमारे जितने भी टीचर्स हैं या जो शोबे तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी और अपने किरदार की हिफाजत करें और इस चीज़ को सीरियस लें, क्योंकि अगर कोई भी एक टीचर किसी ऐसे फेल में मुलव्विस पाया जाता है तो फिर उससे जो है ना बहुत सारे लोगों का सर झुक जाता है और पेरेंट्स का एतमाद उड़ जाता है। क्योंकि जितने भी आपके लोकेलिटी में देखिए, पहले ज़माने में तो ज़ईफ़ुल उम्र आपको असातिज़ा मिलते थे, बड़ी उम्र के होते थे। अब आपको हर कोचिंग सेंटर में, हर स्कूल में, इनफैक्ट स्कूल के ऑनर्स भी अब आपको नौजवान मिल रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि कम उम्र में जो है वो इंसान बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से तरक्की कर रहा है। लेकिन नौजवानी की हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स जब नौजवानों पर एतमाद कर रहे हैं तो इस एतमाद को बरकरार रखना भी मैं समझता हूँ कि हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात बताई इन्होंने, क्योंकि ये बात मुझ पर भी मुझ पर क्या मतलब मेरे जहन गुमान में आ रही थी कि जो बंदा अपनी सोसाइटी के लिए, एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहा हो, काम कर रहा हो, और उसके पीछे ये प्रोपोगेंडा फैल रहा हो। तला भाई ने सारी बातें बताई हैं। हसद, हाँ, और कहना चाहूँगा कि सर वसीम के हवाले से ये है कि सर वसीम को मैं पर्सनली जानता हूँ पिछले 2 साल से, 2-3 साल हो गए। तो ये अपने इदारे के साथ बहुत मुखलिस हैं, अपने बच्चों के साथ बहुत मुखलिस हैं, अपनी टीचर्स के साथ मुखलिस हैं। और मैंने देखा कि जिस तरीके से ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, और औरंगी टाउन में मतलब एक मल्टी डायमेंशनल इनका इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं कि उसमें देखिए ना, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से भी इश्तिहारात लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है वो ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी करवा रहे हैं, एकेडमी को भी लेके चल रहे हैं। अब यूट्यूब कोर्स भी स्टार्ट कर दिया, फिर एकेडमी में आ जाए तो कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है, ये सारी चीज़ें जो है। और इनके पास प्लस ये है कि जो आप उसको क्या कहते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं, उर्दू, इस्लामियात के लिए, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए इन्होंने टीचर रखा है। इनके भाई आलिम दीन है जो इस्लामियात पढ़ा रहे हैं। तो ये किसी कोचिंग सेंटर में मेरे नहीं ख्याल के अभी कोई आलिम दीन जो है वो पढ़ा रहे हों। अगरचे पढ़ा रहे हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं रही ये बात। लेकिन यहाँ पे ऐसा अच्छा माहौल ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिस तरह से इनका स्टाफ इनसे खुश है और उसको खुश रखते हैं ये। अब स्टाफ को खुश रखने के मुख्तलिफ मतलब इनके पास हरबे हैं। अब जैसे मेरे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है कि ग्रैंड पिकनिक और ग्रैंड पार्टी कर रहे हैं। लॉकडाउन का ज़माना है, लोगों को जो है वो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, लेकिन ये कितना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं अपने स्टाफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। और लिख के बड़ा सा लगा दिया ना इन्होंने कि आउटसाइडर नॉट अलाउड, जिसकी वजह से मैं इनसे नाराज़ भी हूँ। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने स्टाफ को खुश रखा हुआ है, बच्चों को खुश रखा हुआ है। तो इनके बच्चे और स्टाफ इनको भी खुश रखते हैं और उसकी खुशी इनके चेहरे से वाज़ेह है। तो मैं समझता हूँ कि तन्हा वन मैन आर्मी अगर हम इनको कहें तो गलत नहीं होगा। तन्हा सारी चीज़ें कर रहे हैं और कहीं कोई कोताही नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये दोस्ती हो गई, भाईचारगी हो गई, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन इदारे पे जो है ना ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर आप भी कोई भंड मारेंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये आप कोई बनेंगे, ये सर आप कल से फिर
किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तला भाई ने बहुत ज़बरदस्त बातें ये जो मैंने तारीफ़ की है इससे सर वसीम का दिल बहुत बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये मैंने झूठी तारीफ़ नहीं की है, ये बिल्कुल सच्ची बिल्कुल बात रियलिटी है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब इंसान क्या कहते हैं उसको लफ्जी तौर पर या लफाजी कर रहा होता है ना, तो फिर वो बात झूठी लगती है, वो समझ में आता है, उसका असर भी नहीं होता। लेकिन जो मैंने बातें की वो मेरा अपना एक मुशाहिदा है, और इस मुशाहिदे की बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अगले 5 सालों में उस मकाम पे खड़ा कर देगा जहाँ लोगों को पहुँचते पहुँचते 20, 25, 30 साल लग जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात बताई तला भाई ने लीड एकेडमी के हवाले से, सर वसीम के हवाले से। आई होप कि जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो सर वसीम की लीड एकेडमी के पेजेस और सर वसीम की जो प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर जो हा ऑटो रिएक्ट्स आए हुए हैं, आई थिंक कि वो क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। तला भाई, अब मैं शो के एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ, जल्दी से मुझे ये बता दें कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे देखने वाली ऑडियंस के लिए। फ्यूचर प्लान और गोल सेटिंग से मेरा एतमाद उस वक्त ख़त्म हुआ जब मैं सोशल वर्कर बना, और उसके बाद से मैंने फ्यूचर प्लानिंग करना ही छोड़ दिया, आगे का सोचना ही छोड़ दिया। और गोल सेटिंग वगैरह और विजन ये जो पहले हम लोग भी बहुत कर रहे होते थे कि विजन बनाओ और गोल सेट करो, कहाँ पहुँचना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, काउंसलिंग वगैरह होती, तो मेरा इससे एतमाद इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर बन जाऊँगा और डिबेटर के तौर पर जो है मुझे इतनी इज्जत मिल जाएगी। डिबेट के हवाले से मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं डिबेटर बन गया। फिर उसके बाद सोशल वर्किंग मैंने हादसाती तौर पे शुरू किया, ठीक है, तो फिर वो हादसाती तौर पर ही था कि मैं निकला, मैंने कहा यार लोगों के पास मास्क नहीं है, और टीवी चैनल्स पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में मास्क ब्लैक होना शुरू हो गए हैं, और 200 रुपये वाला डब्बा जो है वो 1800 2000 रुपये तक जो है वो 2000 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कि यार मैं इस चीज़ को ओवरकम कर सकता हूँ, तो मैंने मास्क लेके मैं निकला, मैंने अपने इलाके सदर में बांटना शुरू किया, फिर मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में बांटा, तो एक अच्छा रिस्पांस आया। और मैंने जब वो चीज़ देखी ना, तो उस वक्त मेरा एक कोचिंग सेंटर भी था, मैंने फिर ये प्लान किया कि अगर मैं 4-5 साल या अगले 10 साल भी मैं यहाँ लगाता हूँ तो मैं ऑप्टिमम लेवल तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मेरी लिमिट ये रहेगी। फिर मैंने उस चीज़ को वाइंड अप किया, और उसके बाद मैं इस फील्ड में उतरा, और अब 2 साल के अंदर अंदर जो मुझे बूस्ट मिला है ना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, ना मैंने इसकी प्लानिंग की थी कि मैं कोई सोशल वर्कर बन जाऊंगा। तो उसके बाद फिर मैं अब आगे का सोचना ही मैंने छोड़ दिया कि सोशल वर्कर जब मैं बना तो मैंने कहा कि यार मैं कभी कभी बैठ के सोचता था कि अब पहले लोग मुझे कहते थे ये बहुत बड़े डिबेटर हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, अब कहीं जाता हूँ तो कहते हैं कि ये सोशल वर्कर हैं, ये लोगों की मदद करते हैं और ऐसा है वैसा है। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि यार मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी, लेकिन अब ये हो गया। मतलब कुदरत जहाँ आपको लेके जा रही है, अगर आप वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार ये मेरी प्लानिंग है, बस दुआ करो कि अल्लाह ताला जो है वो मेरा हाथ पकड़ लें। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, और मैं जिस रफ्तार के साथ मतलब माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए मैं आगे का सोचना मैंने छोड़ दिया है, और मैं हर एक नए दिन को एक नई ज़िंदगी के साथ जीता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया इस लॉकडाउन में। की बात को थोड़ा सा मैं काट रहा हूँ, इस सोशल वर्किंग जो आप कर रहे हैं, सोशल वर्किंग, क्या इसका कोई प्लेटफॉर्म सेट हुआ किसी नाम से? देखिए, जब मैंने सोशल वर्किंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं अपनी कोई एक फाउंडेशन बना लूँ या अपना कोई एक ट्रस्ट बना लूँ, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, FATF की तरफ से मॉनिटर किया जाने लगा, FBR की तरफ से सारी चीज़ें हैं, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अलग मामलात थे। अब आप इन तमाम चीज़ों से निकल जाएं तो फिर आपकी कमेटी होनी चाहिए पूरी, बड़े मामलात थे। तो फिर मैंने अपने तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, और मैं सिंपल जो है वो काम करता रहा। उसमें मेरा जो एक पेज था फेसबुक पे, तहालम एक्टिविटीज़ के नाम से, वो खुद मैंने नहीं बनाया था, बस मैंने बनाया, मैंने कहा कि किसी को कि पेज बना दो, उसने एक्टिविटीज़ लिख दिया। अब वो वहाँ से वो बात चलते चली गई, तो कोई मैंने अपना इस तरह से जो है वो NGO कायम नहीं किया। हाँ, ये है कि बहुत सारे NGOs के साथ मैं जुड़ गया, और अभी इस वक्त जो है मैं एक अच्छे नामवर NGO के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहा हूँ, और शहर के मुख्तलिफ शहरी सतह पे, मुल्की सतह पे भी, मुख्तलिफ सूबों में भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो हम काम कर रहे हैं। तो ये है कि
मैंने अपनी दुकान बनाकर मैंने सबसे अलहदगी इख्तियार नहीं की, बल्कि मैं सब में जाकर जो है वो घुल मिल गया। जितनी भी हमारे औरंगी टाउन में जितनी NGOs हैं वो भी मुझे बड़े अच्छे और इज़्ज़त के साथ जो है वो बुलवाती हैं। इसके अलावा उन बाज़ की इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी गया, ओपनिंग सेरेमनी में भी गया, बाज़ के मंशूर मैंने ख़ुद अपने हाथों से लिख के दिए हैं। हाँ, तो जो काम हो रहा है पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान ही जो है वो ज़कात से चल रहा है, फ़ंड से चल रहा है, तो ये लोग भी अपना इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी NGOs काम कर रही हैं, अपना इन्होंने बनाया हुआ है, चलें बहुत अच्छी बात है। मगर ये है कि इज्तिमाइयत भी है। जब कोई प्रॉब्लम आती है शहर कराची पे, हम देखते हैं कि बहुत सारी NGOs निकल कर ओन कर रही होती हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम अपने शहर को, अपने मुल्क को ओन कर रहे हैं। अपने एरिया को भी ओन कीजिए, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग एरिया को भी ओन कर रहे हैं। इससे हरगिज़ ये तासुर नहीं जाता कि अगर हम एरिया ओन कर रहे हैं तो हम या एरिया को बदनाम कर रहे हैं या नेगेटिव इमेज जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आप ओन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ आपसे हो जाती हैं। बच्चे हैं, माफ़ कर देना चाहिए, जाहिर सी बात है, नए आ जाते हैं फील्ड में, तो कुछ ना कुछ अगर इसमें फॉल्स हैं तो उसको नज़रअंदाज करके जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छा काम है, उसको सराहना चाहिए। बहुत सारी बातें आपको तला भाई ने बताई, और तला भाई की बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन वर्ड्स हैं, क्योंकि तला ने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया आपके। तला भाई जब बोलना शुरू होते हैं तो बस आप जानते हैं अभी एपिसोड देगा। नहीं, अब नहीं बोले, बहुत हो गया। इंशाल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।